Hello everyone. Our today's topic for discussion is how to read the IR graph or how to interpret the IR graph. तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है, जैसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। इस ग्राफ के वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं परसेंट ट्रांसमिटेंस, जिसे हम 0 से 100% के बीच में लेते हैं। और परसेंट ट्रांसमिटेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम किसी पीक को कंसीडर करें और उसके परसेंट ट्रांसमिटेंस की बात करें, तो अगर मैं इस पीक को कंसीडर करूं और परसेंट ट्रांसमिटेंस को कंसीडर करूं 80%, तो इट मीन्स दैट 20% ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड 80% लाइट इज ट्रांसमिटेड। अगर हम इस पीक को कंसीडर करें तो इस पीक के लिए परसेंट ट्रांसमिटेंस से इट इज़ 10%, दैट मीन्स 90% ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, 90% ऑफ द IR रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट 10% इज ट्रांसमिटेड। तो परसेंट ट्रांसमिटेंस को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और इस तरीके से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वेव नंबर्स और वेव नंबर्स को हम लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। नाउ एट अराउंड 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो कुछ यहाँ से आएगा। यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ द राइट पार्ट एंड दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट। जो हमारा राइट हैंड पार्ट है उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन के नाम से भी जानते हैं एंड दिस फिंगरप्रिंट रीजन इज़ यूनिक फॉर ईच मॉलिक्यूल। जैसे फिंगरप्रिंट इज़ यूनिक टू वन पर्सन, उसी सेम तरीके से ये फिंगरप्रिंट रीजन इज़ यूनिक फॉर ईच मॉलिक्यूल एंड दिस फिंगरप्रिंट रीजन इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड। अगर हम राइट 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के राइट साइड की बात करें तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं, जहाँ से हम ये डायग्नोज कर पाते हैं कि किसी स्ट्रक्चर में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। And this is point to be noted for IR spectrum that in IR the peaks are upside down, मीन्स जो भी पीक्स होंगी वो आपको उल्टी दिखाई पड़ेंगी। अभी तक जो भी पीक्स का शेप था वो हमको अबव दिखाई पड़ता था, बट IR स्पेक्ट्रम में ये पीक्स हमें अपसाइड डाउन दिखाई पड़ेंगी। और अगर हम इन पीक्स की बात करें, ये जो डिफरेंट पीक्स हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही हैं, अगर इन पीक्स को डिफ़ाइन करें तो हम दो पार्ट्स में इन पीक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला पीक शेप पर और दूसरा पीक इंटेंसिटी पर। बात कर लेते हैं पीक शेप की। तो इंफ्रारेड में जो बैंड शेप्स हमें मिलते हैं वो नैरो बैंड्स हो सकते हैं, ब्रॉड बैंड हो सकते हैं। नैरो बैंड आर थिन एंड पॉइंटेड लाइक अ डैगर, तो ये हमारे पास एक नैरो बैंड है। दूसरा हमारे पास एक ब्रॉड बैंड है और ये ब्रॉड बैंड जो है दे आर वाइड एंड स्मूथर। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि दिस इज़ अ ब्रॉड बैंड, और ये ब्रॉड बैंड हमें OH बॉन्ड्स में देखने को मिलता है। OH बॉन्ड्स एल्कोहल में हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकते हैं। और ये ब्रॉड पीक जो हमें मिलती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स में भी हो सकती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज में। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप हमारे पास नैरो बैंड्स हो सकते हैं और ब्रॉड बैंड हो सकते हैं। दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी, और डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी हमारे पास स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक टाइप के पीक्स हो सकती हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग पीक की बात करूं तो ये वाई एक्सिस को ऑलमोस्ट पूरी कवर कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पे हमने परसेंट ट्रांसमिटेंस लिया है, तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग पीक है वो ऑलमोस्ट वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रही है, मतलब इसका परसेंट ट्रांसमिटेंस हमको बिल्कुल लो तक दिख रहा है।
मीडियम की बात करें तो ये पीक हमारे पास वाई एक्सेस पर अबाउट हाफ पर रहती है, और वीक पीक की बात करें तो ये 1/3 या उससे कम हमें वाई एक्सेस पर देखने के लिए मिलती है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा और परसेंट ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगा। तो ये हमारी 3 टाइप्स की पीक हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। अब इन सभी के बेसिस पे, मतलब हम देख लेते हैं कि पीक का शेप क्या है, पीक की इंटेंसिटी क्या है, इन सभी के बेसिस पर हम रेफ़र करते हैं आईआर कोरिलेशन टेबल को, जिसे हम आईआर कोरिलेशन चार्ट भी कहते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी पीक्स जो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में अवेलेबल है, उस पीक्स को हम कंपेयर करते हैं अपने कोरिलेशन टेबल से, और इसके बाद हम बनाते हैं अपना ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम डिनोट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में अवेलेबल हैं, उनकी रेफरेंस वैल्यू जो हमारे पास आईआर कोरिलेशन टेबल में अवेलेबल है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें ग्राफ पर, गिवन ग्राफ पर मिल रही है। आईआर कोरिलेशन की मैं बात करूं तो आईआर कोरिलेशन टेबल्स provide as much information as is known about where the various functional groups absorb, and we have already posted the video related to the IR correlation chart. If you want, you can refer and better memorize it to interpret the IR graph. For example, अगर मैं किसी कीटोन ग्रुप के कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को देखती हूँ तो ये 17, 15 प्लस और माइनस 10 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलते हैं, बट बिना वेरिएशन की चिंता किए हुए हमें 17, 15 सेंटीमीटर इनवर्स मेमोराइज कर लेना है एज अ बेस वैल्यू। फिर धीरे धीरे हमें बाकी कार्बोनिल रेंज को समझना है, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड्स में भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हैं या एमाइड्स में हैं, तो इन सभी की कार्बोनिल रेंजेस को हमें समझना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लर्न करना है कि हाउ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक द रिंग साइज, कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस एक्सेट्रा कैन अफेक्ट दिस बेस वैल्यू, but learn the trends always keeping the memorized base value in mind, that is 17-15 centimeter inverse। तो ये तो हो गए डिफरेंट स्टेप्स टू रीड आईआर स्पेक्ट्रा। आइए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कैसे। तो ये हमारे पास कोरिलेशन चार्ट का एक पार्ट अवेलेबल है जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के वेव नंबर और उसकी इंटेंसिटी को डिनोट किया है। ये हमारा स्पेक्ट्रम है और हमें ये बताना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर इस स्पेक्ट्रा को बिलोंग करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेक्ट वे ये होगा कि हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसमें प्रेजेंट डिफरेंट पीक्स को डिनोट करने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें हमको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है उसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो इस कंपाउंड का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और डबल बॉन्ड की वैल्यू को अगर मैं कोरिलेशन चार्ट से मैच करूं तो ये 1600 to 1680 वेव नंबर्स पर आ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स पर, और इसकी जो पीक होगी वो मीडियम होगी। तो अब आइए हम स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं कि क्या ये पीक अवेलेबल है। बट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1600 के पास कोई भी पीक अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला कंपाउंड है वो इस स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता है। आइए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो हमें मेन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, जिसमें हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की वैल्यू को कोरिलेशन चार्ट से मैच करती हूँ तो दिस विल कम्स एट 1650 to 1780 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीक होगी।
अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर स्पेक्ट्रम में मैच करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई पीक नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू दिस स्पेक्ट्रम। तो बात कर लेते हैं हमारे थर्ड स्ट्रक्चर की, और हम देख पा रहे हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास एक OH ग्रुप है, और OH ग्रुप की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3200 से 3650 के बीच में है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक है। और इस पोजीशन पर हमें एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि दिस स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू दिस स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हुए फंक्शनल ग्रुप को की वैल्यूज़ को कोरिलेशन चार्ट से लेते हुए वैल्यूज़ को अपने स्पेक्ट्रम पर डिनोट करने की कोशिश करते हैं और स्पेक्ट्रा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।